हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टडीज अड्डा यूट्यूब चैनल पर कला की ऑनलाइन क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने 16 महाजनपदों के बारे में तथा उनकी राजधानियों के बारे में पढ़ा। साथ ही यह भी जाना कि 16 महाजनपदों में मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, जिसने बाकी सभी जनपदों पर अपना अधिकार बढ़ाते हुए धीरे धीरे मगध को एक साम्राज्य में बदल दिया और मगध एक साम्राज्य बनकर उभरा। मगध साम्राज्य पर 4 वंशों ने शासन किया: हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश ने। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की और बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु मगध का राजा बना। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके उस राज्य को अपने राज्य में बदल लिया, अर्थात वह नया शासक बन गया। आज हम वहाँ से आगे पढ़ेंगे अजातशत्रु के पुत्र उदयन के बारे में। उदयन जो कि अजातशत्रु का पुत्र था और अजातशत्रु के शासनकाल में ही उसने गंगा तथा सोन नदी के संगम पर एक नगर की स्थापना की। अजातशत्रु शासनकाल में, अर्थात अजातशत्रु जब शासक था उसी समय, उदयन उस समय शासक नहीं था, उसी समय उदयन ने गंगा तथा सोन नदी के संगम पर, जहाँ पर दोनों नदियाँ मिलती हैं, वहाँ पर एक नगर की स्थापना की और इसी नगर को पाटलिपुत्र कहा गया। पाटलिपुत्र के पास से गुजरते समय महात्मा बुद्ध ने वहाँ की सामरिक शक्ति को देखकर कहा था कि यह नगर भविष्य में बड़ी बड़ी घटनाओं का दृष्टा होगा। अर्थात वहाँ से एक बार महात्मा बुद्ध गुजर रहे थे और उन्होंने उस नगर को देखा, उस नगर की सामरिक शक्ति को देखा और इस सामर्थ्य को देखकर वह समझ गए कि यह नगर भविष्य में बड़ी बड़ी घटनाओं को जन्म देगा, अर्थात यहाँ पर बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होंगी। तो आपसे प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं? अजातशत्रु के पुत्र का क्या नाम था? उदयन। या अजातशत्रु के शासनकाल में ही उदयन ने किस नगर की स्थापना की? तो वह नगर था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के बारे में भगवान बुद्ध ने क्या कहा, या पाटलिपुत्र के पास से गुजरते समय भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा? तो उन्होंने कहा था कि यह नगर भविष्य में बड़ी बड़ी घटनाओं का दृष्टा होगा। अब पूछा जा सकता है कि किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की स्थापना हुई? तो अगर संस्थापक की बात देखी जाए तो संस्थापक तो उदयन था, लेकिन शासनकाल की बात देखी जाए तो अजातशत्रु ही उस समय शासक था, अर्थात अजातशत्रु के शासनकाल में ही पाटलिपुत्र नगर की स्थापना हुई, परंतु पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन था। आगे पूछा जा सकता है कि पाटलिपुत्र किन दो नदियों के संगम पर बसाया गया? तो पाटलिपुत्र गंगा तथा सोन नदी के संगम पर बसाया गया। इसके बाद हर्यक वंश में कुछ अन्य शासक हुए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है। जिसके बाद हर्यक वंश का अगर अंतिम शासक पूछा जाए तो वो था नागदशक। अब नागदशक की हत्या की शिशुनाग ने। शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या कर दी और 412 ईसा पूर्व में वह मगध का शासक बन गया। अर्थात शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में नागदशक की हत्या कर दी, जो कि हर्यक वंश के अंतिम शासक थे। और इस तरह से शिशुनाग शासक बन गया और मगध में एक नए वंश की नींव पड़ी जिसे कहा गया शिशुनाग वंश। अब यहाँ से क्या प्रश्न बन सकते हैं? तो वो है शिशुनाग वंश की स्थापना कब हुई? तो 412 ईसा पूर्व में। शिशुनाग वंश कब से कब तक माना जाता है? तो 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आगे आपसे पूछा जा सकता है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग वंश का संस्थापक स्वयं शिशुनाग था, जिसने 412 ईसा पूर्व में हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या कर दी और स्वयं को मगध का शासक घोषित कर दिया। इस तरह से शिशुनाग वंश की शुरुआत हो गई। शिशुनाग वंश के प्रथम शासक शिशुनाग के बाद कालाशोक अगला शासक बना 394 ईसा पूर्व में।
आप यहाँ ऊपर देखेंगे 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व का समय, यह समय शिशुनाग वंश का नहीं था बल्कि शिशुनाग का शासनकाल था। शिशुनाग जो कि शिशुनाग वंश का संस्थापक था, उसका शासनकाल जो था वो 412 ईसा पूर्व से लेकर 394 ईसा पूर्व तक था। 394 ईसा पूर्व में उसका पुत्र कालाशोक नया शासक बना। तो पूछा जा सकता है कि शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था, तो कालाशोक था। शिशुनाग के बाद कौन शासक बना, तो शिशुनाग के बाद कालाशोक शासक बना। या शिशुनाग वंश का दूसरा प्रमुख शासक कौन था, तो वह था कालाशोक। अब कालाशोक के बारे में पुराणों में बताया गया है कि उसका एक और नाम था, उसे काकवर्ण नाम से भी जाना जाता था। काकवर्ण अर्थात कौवे के रंग का, तो काकवर्ण नाम से भी कालाशोक को पुराणों में वर्णित किया गया है। पूछा जाए कि काकवर्ण किसका नाम था या कालाशोक का एक और नाम क्या था जो पुराणों में वर्णन किया गया है, तो आप बताएंगे काकवर्ण। काकवर्ण एक कालाशोक का एक और नाम था जिसका पुराणों में वर्णन किया गया है। आगे देखेंगे, शिशुनाग वंश की राजधानी जो थी वो वैशाली रही। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शिशुनाग वंश की राजधानी कहाँ थी, तो शिशुनाग वंश की राजधानी वैशाली थी। आगे देखेंगे, प्रथम बौद्ध संगीत के बारे में हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, पिछली क्लास में, कि प्रथम बौद्ध संगीत कब हुई थी या किसके शासनकाल में हुई थी। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। दूसरी बौद्ध संगीत की बात करें तो दूसरी बौद्ध संगीत कालाशोक के समय में हुई और इसमें 700 लोगों ने भाग लिया। आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने बताया था आपको कि पहली जो बौद्ध संगीत थी उसे बौद्ध संगीत को पंचशतिका नाम से जाना जाता है, जबकि दूसरी जो हुई उसे सप्तशतिका नाम से जाना जाता है। अब पहली को पंचशतिका नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि उसमें 500 लोग आए हुए थे, या उस आयोजन में प्रथम बौद्ध संगीत में 500 लोगों का सम्मेलन हुआ था, 500 लोग उसमें भाग लिए थे। और द्वितीय बौद्ध संगीत में 700 लोगों ने भाग लिया, इसीलिए इसे सप्तशतिका नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पंचशतिका किस बौद्ध संगीत को कहा जाता है, तो प्रथम बौद्ध संगीत को कहा जाता है जो अजातशत्रु के समय में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीत की बात करें तो सप्तशतिका द्वितीय बौद्ध संगीत को कहा जाता है जिसमें 700 लोगों ने भाग लिया और यह कालाशोक के शासनकाल में हुई। कालाशोक के बाद कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं हुआ शिशुनाग वंश में, तो डायरेक्टली हम नंद वंश की बात करेंगे। अब इन सबको हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जो प्रश्न बनते हैं या जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं बस उन्हीं के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। एक्स्ट्रा हम इतिहास के विषय में नहीं जानेंगे, क्योंकि आपको टीजीटी आर्ट की परीक्षा देनी है, ना कि टीजीटी हिस्ट्री की परीक्षा देनी है। तो जितने ऐसे प्रश्न हैं जो आपके आर्ट से संबंधित हैं, आर्ट में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं, उन्हीं को इसमें सम्मिलित किया है मैंने। आगे देखेंगे नंद वंश के बारे में। नंद वंश का संस्थापक कौन था? सबसे पहला प्रश्न बनता है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो महापद्म नंद नंद वंश का संस्थापक था। अब नंद, महापद्म नंद, आप इससे रिलेट कर सकते हैं और चीज़ों को याद कर सकते हैं। जो चीज़ें आपको याद नहीं होती हैं उनको आप किसी चीज़ों से जोड़ कर याद करेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएंगी। जैसे मान लिया आपके साथ कोई घटना होती है, वो बिल्कुल याद रहती है। ऐसे ही अगर आप कोई चीज़ किसी चीज़ से रिलेट करके याद करेंगे तो बिल्कुल याद आ जाएगी चीज़ आपको। तो देखेंगे नंद वंश के बारे में। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। अब महापद्म नंद ने कलिंग पर आक्रमण किया था और वहाँ से जैन मूर्तियों को उठवाकर वो मगध लाया था। अब जहाँ मूर्ति सम्मिलित हो गई वहाँ आपकी कला सम्मिलित हो गई। मूर्ति कला आप जानते हैं, कला का एक प्रकार मूर्ति कला है। तो ध्यान रखेंगे कि जहाँ आपकी मूर्तियाँ सम्मिलित हो गई वहाँ आपकी कला सम्मिलित हो गई। चित्रकला, मूर्ति कला, संगीत कला, काव्य कला, स्थापत्य कला, इनमें से किसी भी कला की अगर बात आ गई तो वह आपकी कला से सम्मिलित हो गया, कला में सम्मिलित हो गया और वहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो आप ये नहीं सोचेंगे कि हम इतिहास पढ़ रहे हैं, हम कला के लिए ही इतिहास पढ़ रहे हैं जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो देखेंगे कि महापद्म नंद ने जब कलिंग पर आक्रमण किया तो वहाँ पर जो जैन मूर्तियाँ थीं उनको वो उठवा लाया मगध। अब यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जैन मूर्तियों को महापद्म नंद ने कहाँ से लाया था, तो कलिंग पर जब आक्रमण किया था उस समय वहाँ से उठवाकर लाया था। आगे पूछा जाता है कि कलिंग में
तनशुली नहर की स्थापना किसने की या निर्माण किसने करवाया? तो आप ध्यान रखेंगे कि महापद्म नंद ने कलिंग में तनशुली नहर की स्थापना करवाई थी या उसका निर्माण करवाया था। और यह देखा जाए तो एक प्रकार से प्रथम नहर निर्माण था, पूरे इतिहास में प्रथम नहर निर्माण था ये, जितना आप जानते हैं। तो यहाँ से प्रश्न यह भी बनता है कि प्रथम नहर का निर्माण किसने करवाया? करवाया था महापद्म नंद ने। वो किस वंश के संस्थापक थे? तो नंद वंश के संस्थापक थे। जैन मूर्तियां कहाँ से उठवाकर मगध लाई गईं? कलिंग से उठवाकर मगध लाई गईं। कलिंग में तनशुली नहर का निर्माण किसने करवाया? तो कलिंग में तनशुली नहर का निर्माण नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद ने करवाया। आगे देखेंगे, महापद्म नंद को द्वितीय परशुराम भी कहा जाता है और इसी के साथ साथ उन्हें सर्वछत्रांतक भी कहा जाता है। महापद्म नंद को परशुराम की संज्ञा दी जाती है और इसी के साथ उन्हें सर्वछत्रांतक नाम से भी जाना जाता है। अब महापद्म नंद साहित्य के प्रेमी थे और उनके दरबार में संस्कृत के प्रकांड विद्वान महर्षि पाणिनि भी रहते थे। महर्षि पाणिनि को आप जानते होंगे, वो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, संस्कृत के व्याकरण में उनका महान योगदान रहा। तो महर्षि पाणिनि जो कि संस्कृत के महान विद्वान थे, प्रकांड विद्वान थे, वो किसके दरबार में रहते थे? महापद्म नंद के। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि महापद्म नंद के दरबार में संस्कृत का कौन सा प्रकांड विद्वान रहता था? तो पाणिनि, महर्षि पाणिनि रहते थे। या महर्षि पाणिनि किसके समय में या किसके समकालीन थे? तो महापद्म नंद के समकालीन थे। या महर्षि पाणिनि किसके दरबार में रहते थे या किसके दरबार में थे? तो वो महापद्म नंद के दरबार में थे। अब आगे देखेंगे, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था और घनानंद अपनी अय्यासियों के लिए, अपने घमंड के लिए, अपने गर्व के लिए जाना जाता था। घनानंद को आप अच्छी तरह से जानते होंगे। घनानंद वही था जिसने अपने दरबार में महान विद्वान, प्रकांड विद्वान चाणक्य का अपमान किया था। चाणक्य जो कि एक प्रकांड ब्राह्मण विद्वान थे, जिनकी बुद्धिमत्ता का लोहा पूरा विश्व मानता है, वे घनानंद के दरबारी विद्वान थे। और घनानंद को जब उन्होंने एक सलाह देनी चाहिए, तो वह अपने घमंड के मद में चूर होकर चाणक्य को अपमानित करके अपने दरबार से बाहर निकाल देता है। और उसी समय चाणक्य अपनी शिखा को खोलते हैं और यह प्रण लेते हैं कि जब तक मैं घनानंद को संपूर्ण नाश नहीं कर दूंगा, तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। और एक तरह से उन्होंने अपनी यह प्रतिज्ञा पूरी की। उन्होंने मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और घनानंद का समूल नाश किया। इस प्रकार घनानंद के साथ ही नंद वंश का शासनकाल खत्म हो गया और एक नए वंश की स्थापना हुई जिसे कहा गया मौर्य वंश। आगे देखेंगे, घनानंद के शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। ध्यान देंगे कि अगर पूछा जाए सिकंदर का आक्रमण या प्रथम आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, तो सिकंदर का प्रथम आक्रमण घनानंद के शासनकाल में हुआ था। परंतु जब सिकंदर भारत पहुंचा, जब सिकंदर घनानंद के राज्य के पास पहुंचा, उस समय तक उसने कई लड़ाइयाँ लड़ी थीं और उसके सैनिक पूरी तरह से अत्यधिक थकान की चपेट में थे। वे लगातार युद्धों से थक चुके थे और इसी वजह से सिकंदर अपने सैनिकों की स्थिति देखते हुए भारत की पश्चिमी सीमा से ही वापस लौट गया। तो याद रखेंगे कि घनानंद के शासनकाल में ही सिकंदर का आक्रमण हुआ था, परंतु वह काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ चुका था, उसके सैनिक काफ़ी थकान में थे, इसलिए सिकंदर ने भारत के पश्चिमी क्षेत्र से ही लौटना उचित समझा और वह लौट गया। और इसी दौरान चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश के साथ ही कला का एक नया युग शुरू हुआ और मौर्य वंश में जितने भी शासक हुए वे कला प्रेमी थे और उन्होंने विशेष प्रकार के कला का निर्माण करवाया, जिसके बारे में हम आगे मौर्य वंश में पढ़ेंगे, मौर्य वंश की कला में पढ़ेंगे। तो पहले हम मौर्य वंश के बारे में जान लेते हैं। मौर्य वंश की स्थापना कब हुई? तो मौर्य वंश की स्थापना 323 ईसा पूर्व में हुई और इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था।
चंद्रगुप्त मौर्य का स्वयं का शासनकाल अगर देखा जाए तो 323 ईसा पूर्व में उसने घनानंद की हत्या की और मौर्य वंश की स्थापना की, और 295 ईसा पूर्व तक उसने मगध पर शासन किया। यदि मौर्य वंश के कुल समय की बात करें तो मौर्य वंश का कुल समय 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक था, परंतु चाणक्य का जो शासनकाल था वो 323 ईसा पूर्व से लेकर 295 ईसा पूर्व तक था। इसके बाद उसके अन्य उत्तराधिकारी उस वंश को आगे बढ़ाते रहे, जिनमें अशोक प्रमुख था। तो देखेंगे चाणक्य के अपमान के बाद जब चाणक्य का अपमान हुआ घनानंद के दरबार में और घनानंद ने स्वयं ही चाणक्य का अपमान किया, तो चाणक्य ने कसम खाई कि वह घनानंद को समूल नाश कर देंगे, घनानंद का समूल नाश कर देंगे। इसके बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की, उसे निर्देशित किया और चाणक्य के निर्देशन में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या कर दी, और हत्या करने के साथ ही वह स्वयं को वहाँ का शासक घोषित करता है और मौर्य वंश की स्थापना करता है। यदि बात करते हैं इतिहास की तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जिन पुस्तकों से जानकारी प्राप्त होती है वह पुस्तकें निम्नलिखित हैं, आप देखेंगे। पहली पुस्तक है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, और इसे लिखा गया है विशाख दत्त नाम के लेखक के द्वारा। आप इस बात को विशेष रूप से याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से पुस्तकें और लेखक दोनों पूछे गए हैं, पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप ध्यान रखेंगे कि मुद्रा राक्षस, इसके लेखक थे विशाख दत्त, और ये पुस्तकें किस बारे में हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में किन पुस्तकों से जानकारी प्राप्त होती है, ये वो पुस्तकें हैं। तो उन पुस्तकों में देखेंगे मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया, अर्थशास्त्र जो कि काफ़ी प्रसिद्ध ग्रंथ है, अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखा गया था, चाणक्य ने स्वयं ही अर्थशास्त्र की रचना की थी। इसके बाद इंडिका जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया, जो कि एक राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की, और इन तीन पुस्तकों से मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र और इंडिका, इन तीनों पुस्तकों से अधिकाधिक जानकारी मौर्य वंश के बारे में, या कहें कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त होती है। इन तीनों पुस्तकों को एक बार फिर से देख लेंगे। मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई, अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य के द्वारा लिखी गई, और इंडिका जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई। आगे देखेंगे सिकंदर ने एक बड़े क्षेत्र को जीत लिया था, और उस पूरे क्षेत्र का शासनकाल, या यूँ कहें शासन करना, उस पूरे क्षेत्र पर अकेले शासन करना संभव नहीं था या कठिन था, तो उसने अपने पूर्वी क्षेत्र का शासक सेल्यूकस निकेटर को बनाया। अब पूर्वी क्षेत्र अर्थात भारत के हिस्सों से या भारत के क्षेत्रों से लगने वाला क्षेत्र, तो उन क्षेत्रों का शासक सेल्यूकस निकेटर को बनाया। सिकंदर ने जब विश्व विजय की तो पूर्वी क्षेत्र का शासन उसने सेल्यूकस निकेटर को दिया। अब सेल्यूकस निकेटर जैसे ही शासक बना, उसने भारत पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया। उसने भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध किया, और उस युद्ध में वो पराजित हुआ। युद्ध में पराजय के बाद स्वयं को स्थापित रखने के लिए उसने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करके संधि कर ली। अर्थात हेलेना जो कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, उसे संधि स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य को सौंपकर सेल्यूकस निकेटर ने संधि कर ली, और साथ ही उसने 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को उपहार दिया। केवल संधि में उसने अपनी पुत्री ही नहीं दी, बल्कि 4 प्रांत भी चंद्रगुप्त मौर्य को उपहार दिया, जिसमें हेरात, कांधार, काबुल और मकरान। ध्यान रखेंगे, हेरात, कांधार, काबुल और मकरान, इन चारों प्रांतों को सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को उपहार स्वरूप दे दिया। और साथ ही साथ उसने अपने एक दूत सेल्यूकस निकेटर ने अपने एक दूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया। अब यहाँ से प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं?
तो पूछा जा सकता है कि सेल्यूकस निकेटर को कहाँ का शासक बनाया गया, तो पूर्वी क्षेत्र का शासक बनाया गया, या यूँ कहेंगे सिकंदर ने अपने पूर्वी क्षेत्र का शासक किसे बनाया, तो सेल्यूकस निकेटर को बनाया। आगे देखेंगे, जैसे ही सेल्यूकस निकेटर शासक बनता है वह भारत विजय के प्रयास करता है, और भारत विजय के प्रयास में वह चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध करता है। तो पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध के उपरांत सेल्यूकस निकेटर ने जब चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध किया तो उस युद्ध में कौन विजयी हुआ। अब आप बताएंगे कि दोनों उस युद्ध में जो कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में हुआ था, उस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हुआ और सेल्यूकस निकेटर पराजित हुआ। सेल्यूकस निकेटर ने संधि प्रस्ताव रखा और साथ ही संधि प्रस्ताव के स्वरूप में उसने अपनी पुत्री हेलेना को चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य से हेलेना की शादी कर दी, और साथ ही उसने 4 प्रांत भी उपहार स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य को दिए, जिसमें हेरात, कांधार, काबुल और मकरान, ये 4 प्रांत थे। और साथ ही उसने अपना एक दूत मेगास्थनीज जिसका नाम था, उस दूत को उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनाकर भेज दिया। इतना ही नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को प्रति उपहार स्वरूप या उपहार के बदले 300 हाथी और औषधियाँ उपहार स्वरूप दिया। अब यदि संधि के लेन देन के बारे में पूछा जाता है तो आप ध्यान रखेंगे कि जब सेल्यूकस निकेटर हार गया चंद्रगुप्त मौर्य से और उसने संधि की, तो संधि स्वरूप उसने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया, और साथ ही उसने अपना एक दूत भी, मेगास्थनीज नाम का एक दूत भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। इसके साथ उसने 4 प्रांत भी उपहार स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। वो 4 प्रांत थे हेरात, कंधार, काबुल और मकरान। अब इसके बदले चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस को 300 हाथी उपहार दिए और बहुत सारी औषधियाँ उपहार में दी। आगे देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में एक विशेष निर्माण कार्य होता है जिसे आप ध्यान रखेंगे, जो कि काफ़ी प्रश्नों में पूछा गया, काफ़ी सालों में प्रश्न पूछे गए हैं। ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के ही शासनकाल में सुदर्शन नामक झील का निर्माण कराया गया। ये कहाँ कराया गया था? गिरनार में कराया गया था, या यूँ कहें सौराष्ट्र में करवाया गया था। अब आपसे यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि गिरनार जो कि सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है, इस क्षेत्र में सुदर्शन नामक झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो आप ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन नामक झील का निर्माण गिरनार क्षेत्र में करवाया था। और इसका निर्माण कार्य किसके निर्देशन में हुआ या किसकी देखरेख में हुआ? तो पुष्यगुप्त जो कि उस समय सौराष्ट्र का अधिकारी था, पुष्यगुप्त जो कि उस समय सौराष्ट्र का अधिकारी था, उसकी देखरेख में इस नहर का, इस झील का, नहर नहीं झील का निर्माण करवाया गया। बाद में यहाँ से नहर भी निकाली गई जो कि बाद के शासकों ने करवाया। तो फिलहाल तो हम यहाँ पर इतना जानेंगे कि सुदर्शन नामक झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। वो कहाँ हुआ था? गिरनार सौराष्ट्र में हुआ था। और उसका निर्माण किसने करवाया या किसके देख रेख में उसका निर्माण हुआ? तो सौराष्ट्र का जो अधिकारी था पुष्यगुप्त, उसी के देखरेख में इस झील का या सुदर्शन झील का निर्माण हुआ। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं, तो एक बार फिर से देख लेंगे। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। किस अधिकारी के देखरेख में इसका निर्माण हुआ? तो पुष्यगुप्त के, सौराष्ट्र का जो अधिकारी पुष्यगुप्त था, उसके देखरेख में इसका निर्माण हुआ। यह झील कहाँ पर बनाई गई? तो यह झील गिरनार नामक स्थान पर जो कि सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर बनाई गई। आगे जानकारी देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में एक भीषण अकाल पड़ता है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंतिम दिनों में, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन छोड़ा, एक तरह से कहेंगे उसी समय उन्होंने छोड़ा, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही एक भीषण अकाल पड़ता है। और इस अकाल की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? हमारे लिए प्रमुख ये है, क्योंकि एक अभिलेख है और अभिलेख से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंतिम दिनों में एक अकाल पड़ता है, और जिसकी जानकारी हमें सहगौरा अभिलेख, सहगौरा अभिलेख कहाँ पर स्थित है? तो सहगौरा अभिलेख गोरखपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश गोरखपुर में स्थित है। इसके साथ ही दूसरा एक अभिलेख था महास्थान अभिलेख, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, वहाँ से प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय में
शासनकाल के अंतिम समय में या चंद्रगुप्त मौर्य के ही अंतिम समय में कह सकते हैं, एक भीषण अकाल पड़ा था और उस अकाल की जानकारी, उस भीषण अकाल की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो आप बताएंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय में जो भीषण अकाल पड़ा था उसकी जानकारी हमें दो अभिलेखों से प्राप्त होती है। एक है साहगौरा अभिलेख, दूसरा है महास्थान अभिलेख। अब साहगौरा अभिलेख कहाँ स्थित है? तो यह गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। और महास्थान अभिलेख कहाँ स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। ध्यान रखेंगे कि दो अभिलेख, एक साहगौरा अभिलेख जो कि गोरखपुर में है, दूसरा महास्थान अभिलेख जो कि पश्चिम बंगाल में है। इन दोनों स्थानों से चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंतिम दिनों के भीषण अकाल की जानकारी प्राप्त होती है। और इसी समय के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया और भद्रबाहु के शिष्य बन गए। इसी समय जब अकाल चल रहा था उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया और जैन धर्म का दीक्षा देने वाला गुरु, या इस तरह से कहें कि जिसके वो शिष्य बने, वो कौन था? तो वो थे भद्रबाहु। भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा दी और उन्हें अपना शिष्य बनाया। इसके पश्चात उन्होंने अपने पुत्र बिंदुसार को शासक बना दिया। उन्हें राज्यभार सौंपकर वे कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर चले गए और संलेखना विधि से उन्होंने प्राण त्याग दिए। अब ये संलेखना विधि क्या होती है? इस विधि में इंसान खाना पीना छोड़ देता है और धीरे धीरे समाधि में लीन होते हुए वो अपने प्राण त्याग देता है अंतिम समय में। इसे कहते हैं संलेखना विधि। तो आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण कहाँ त्यागे थे? तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में उन्होंने संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे। इसके पहले उन्होंने अपने राज्य का राजा अपने पुत्र बिंदुसार को बना दिया था। इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं तथा मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम बिंदुसार तथा अशोक के बारे में जानेंगे एवं अशोक द्वारा बनवाए गए प्रमुख कलाकृतियों के बारे में जानेंगे और वहीं से मौर्यकालीन कला की शुरुआत करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।